डीडी किसान में आपका स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं निमिष कपूर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो किसान में हम नए नए विषय लेकर आते हैं किसान भाइयों के लिए, और साथ में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। और आज के हमारे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे आज के विषय हैं मौसमी फूलों की खेती और आम व लीची तुड़ाई एवं प्रबंधन। और इन दोनों विषयों पर आप अपनी तमाम सवाल, अपनी जिज्ञासाएं, जो भी तकलीफ़ें आप देख रहे हैं उस पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आपके पास हैं, आप नोट कर लें। 1800113060 इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के विशेषज्ञों से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आज मौसमी फूलों की खेती के लिए जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रितु जैन, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। रितु जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। IARI पूसा नई दिल्ली में आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। और आम और लीची तुड़ाई के प्रबंधन के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम आसरे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IARI पूसा नई दिल्ली में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे रितु जी आपसे, और ये जानना चाहेंगे कि आज बरसात का मौसम है, तो ऐसे मौसम में किन फूलों की खेती एक लाभ का सौदा हो सकती है किसान भाइयों के लिए, उसके बारे में आप बताएं। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बरसात का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है खेती करने के लिए। तो इस समय में जो फसलें लगाई जा सकती हैं, फूलों की फसलें ख़ास तौर पर, वो हैं गेंदा, गेलार्डिया और गुलदाउदी। तो ये 3 फसलें जो हैं वो इस टाइम लगाई जा सकती हैं। गेंदा और गेलार्डिया की इस समय हम नर्सरी लगा सकते हैं, और गुलदाउदी की क्योंकि कटिंग ऑलरेडी तैयार हो रही है, तो अब टाइम है कि अगले महीने हम खेत की तैयारी कर लें और अगले महीने उस कटिंग्स को रोपित कर दें खेत में। जी, और मौसमी फूलों की खेती से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार की है। आइए उसको देख लेते हैं। हैं जो अपना जीवन काल एक मौसम में या एक साल के अंदर पूरा कर लेते हैं। आसानी से उगाए जाने और खूबसूरत रंगों के कारण ये काफी लोकप्रिय हैं। इस मौसम में एमारैंथस, कास्मिया, कोलियस, कैलियोपसिस, गोम्फ्रेना, गेलार्डिया, टेरोनिया, बाल्सम, कास्मस फूलों की खेती की जा सकती है। बारिश के मौसम में फूलों की नर्सरी मई-जून में तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए क्यारियों में जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। नर्सरी के लिए क्यारियों को जमीन से 10-15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। क्यारियों की चौड़ाई लगभग 1 मीटर रखते हैं, जिससे कि घास निकालने, पानी डालने और पौधों को कम करने की सुविधा होती है। क्यारियों की लंबाई लगभग 2-3 मीटर रखनी चाहिए। मिट्टी को तैयार करते समय 10-15 किलो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाना चाहिए। बुआई करते समय ध्यान रखें कि बीजों के आकार पर उसकी गहराई निर्भर करती है। बीजों को लगाने के बाद महीन छिद्र वाली चलनी से छानी हुई कंपोस्ट या खाद को उसके ऊपर डालते हैं। साथ ही दिन में 2 से 3 बार हल्की सिंचाई करते हैं। करीब 1 महीने बाद जब पौधों में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो उन्हें मुख्य खेत या जमीन में रोप देना चाहिए। ये पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए इनकी उचित देखभाल की जरूरत होती है। क्यारियों से समय समय पर घास निकालते रहना चाहिए। साथ ही पौधों को रोगों और कीटों से बचाने के उपाय करना चाहिए। इस मौसम में एमारैंथस, कास्मिया, कोलियस, कैलियोफ्रेना, गेलार्डिया, टेरोनिया, बाल्मस, कॉस्मस फूलों की खेती की जा सकती है।
जी, और मौसमी फूलों की खेती से जुड़ी इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम रुख विशेषज्ञ डॉक्टर रामाश्री जी का। डॉक्टर रामाश्री जी, जो आम और लीची की तोड़ाई और प्रबंधन का विषय हमने आज लिया है चर्चा के लिए, और ये मौसम आम और लीची का ही है। जी। तो इस उम्दा मौसम में क्या खास बातें हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी है ताकि वो अधिक से अधिक एक बेहतर फसल ले पाएं आम और लीची की? बहुत ही आम सवाल है, लेकिन ये बहुत खास हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फलों का राजा आम, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं, फलों का राजा आम होता है और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सीधे आते हैं आपके प्रश्न पे। इससे हमारे किसान भाई जब आम की तुड़ाई करें, खासकर कड़ी मेहनत के बाद जब अपने बागानों की सिंचाई गुड़ाई इत्यादि के करके जब फसल पैदा करते हैं, तो उसको सही दशा में तोड़ने के बाद मंडी में सही समय पे पहुंचाएं, नहीं तो उनको जो कीमत मिलनी चाहिए उनके उत्पाद की, खासकर आम को खास बनाने के लिए ये सारी कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आम का सही वक्त पे तोड़ाई करें। जैसे आप कहते हैं कि ये मैं कहूँगा कहीं कहीं से भ्रांति है, हमारी विज्ञान ये कहती है और निश्चित तौर पर ये इस पे जांची परखी हुई बात है, जब आम पूरी तरीके से दैहिक रूप से परिपक्व हो जाए, जैसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, उनका जो रंग होता है वो हरा ही होता है। जैसे आप दशहरी की बात करें, खासकर उस समय ही हमारे इस समय बागान की तुड़ाई के लिए उपयुक्त समय है आम में। तो उसको क्या करना है हमारे किसान भाई बहनों को, 10 आम एक पेड़ से तोड़े और पानी की बाल्टी में उसको डाल दें। अगर आम के जो फल हैं वो ऊपर तैर रहे हैं, मतलब पानी की सतह के नीचे डूबते हुए तैर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिद्ध हो गया कि आप आपकी बागान में आम के फल तोड़ने के लिए तय करने लेने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हम आपके पास आगे आएंगे। फिलहाल एक हमारे पास एक खास रिपोर्ट रेडी है जो आम और लीची के फसल और उसके प्रबंधन से जुड़ी हुई है। आइए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। आम के पके फलों की तुड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करनी चाहिए, जिससे फलों पर स्टेम रॉट बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है। साथ ही पेड़ों से आम को हाथ से ही तोड़ना चाहिए और बड़े पेड़ों से हार्वेस्टर की सहायता से तोड़ना चाहिए। ज्यादातर किसान पेड़ में ऊंचाई पर लगे आम को डंडे से पीट कर तोड़ते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि इससे आम के फलों को चोट लग सकती है। इससे बचने के लिए पेड़ों के नीचे जाल बांधना चाहिए ताकि हार्वेस्टर या फिर हाथ से आम छूट भी जाएं तो जाल में गिर जाएं। आम के फलों की छटाई प्रजाति, आकार, भार, रंग और पके होने के आधार पर करना चाहिए। छोटे आमों को एक कैरेट में और बड़े आमों को दूसरे कैरेट में रखना चाहिए। वहीं लीची की बात करें तो लीची फल मई के पहले सप्ताह से लेकर जुलाई के अंत तक देश के अलग अलग हिस्सों में पककर तैयार हो जाते हैं। इनकी तुड़ाई करते समय फलों के पकते समय लाल रंग और फल आकार करीब 25 मिलीमीटर व्यास होना चाहिए। रंग के अलावा फल की परिपक्वता उस समय भी समझ आती है जब गुलिकाएं कुछ चपटी हो जाती हैं और छिलका चिकना हो जाता है। फल तोड़ते समय भी कुछ सावधानी रखनी होती है। फलों की तुड़ाई पूरी तरह पकने पर ही की जाती है क्योंकि वे तुड़ाई के बाद पकना जारी नहीं रखते हैं। स्थानीय बाजार के लिए फलों की तुड़ाई आकर्षक छिलका रंग होने पर की जाती है, जबकि बाजार दूर होने पर फलों की तुड़ाई इससे थोड़ा सा पहले करना चाहिए। लीची के फल कुछ पत्तियों और शाखा के एक हिस्से के साथ गुच्छों में तोड़े जाते हैं क्योंकि ये फल की भंडारण समय को लंबा करता है। अगर अलग अलग फल की तुड़ाई की जाती है तो फल छिलका फट जाता है और फल तेजी से सड़ने लगता है। जी, और इस स्टोरी के बाद हम अब
चर्चा करेंगे डॉक्टर ऋतु जैन जी से। ऋतु जी, जो वाणिज्यिक फूल हैं, हम बात कर रहे हैं मौसमी फूलों की खेती की, तो जो हमारे वाणिज्यिक फूल हैं इस समय, इस मौसम में जब अभी बरसात भी आने वाली है, गेंदा है और भी बहुत सारे फूल हैं, तो उसकी खेती के लिए किस तरह की तैयारियों की अब ज़रूरत है? जी, जैसे कि अभी इस वक्त जून के महीने में नर्सरी डाल दी जाती है, गेंदे की भी, गेलाडिया की भी। गेंदा और गेलाडिया जो है बरसात के सीज़न की अच्छी फसलें हैं जिनसे हमें खुले फूल मिल जाते हैं। और इस समय बोया हुआ जो गेंदा है उसकी हमें अक्टूबर नवंबर, जब दशहरा, नवरात्रि और दिवाली है, उस समय में फूल मिलते हैं। तो वो नर्सरी इस टाइम तैयार करने का टाइम है कि नर्सरी तैयार कर ली जाए और जुलाई के महीने में वो नर्सरी जो है ट्रांसप्लांट कर दी जाए। तो एक तो नर्सरी जो है अगर लगा दी गई है तो अच्छी बात है, और अगर किसान भाई लगाना चाहते हैं नर्सरी, तो पहले अपना जो वैरायटी है, जो इस सीज़न की वैरायटी है, जैसे कि हमारी इंका सीरीज़ की वैरायटी है, कुछ हाइब्रिड सीड हैं, इंका येलो, इंका ऑरेंज, या फिर हमारी पूसा की वैरायटी है, पूसा दीप, पूसा अर्पिता। तो ये वैरायटीज़ जो हैं, इनके बीज लेकर और इनके बीज को उपचारित करना है हमें 2 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज को, और उपचारित करके फिर हमें उसे नर्सरी में पंक्तिवार लगाना है। जी मैडम, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ अभी रामशंकर जी खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और उनका आम के ऊपर सवाल है, और हमारे बीच डॉक्टर राम आश्रय जी हमें सुन रहे हैं। जी, आप सवाल करें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, रामशंकर महाजन जी खंडवा मध्य प्रदेश से, आप सवाल पूछें। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि हमारे यहाँ देसी आम के झाड़ हैं। जी हाँ सर, हमारे यहाँ देसी आम के झाड़ हैं, पर उससे मतलब फूल आते पर सर फल नहीं आते। जी, आपके देसी आम के बाग हैं, उसमें फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आते। डॉक्टर राम आश्रय जी। देखिए, महाजन साहब ने यहाँ पे जो सवाल किया, इनके देसी बाग हैं, देसी के साथ साथ ये समस्या हमारे जो संकर किस्म के आम के पेड़ हैं उनमें भी आती है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा समस्या ये देसी आम के बागानों में आती है। मैं समझ सकता हूँ इनका इशारा है, जो बंधा बन जाता है, आम के जो बौर आते हैं वो गुच्छों में इकट्ठे हो जाते हैं, और उनका जो प्रस्फुटन होना चाहिए एक स्वस्थ तरीके से वो नहीं हो पाता है, और वो स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल मतलब बंद, मतलब बाँझ हो जाते हैं, और उसमें जो फल बनने चाहिए वो नहीं बन पाते हैं। इसको हम बांझपन कहते हैं, और इसको ठीक करने के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, जैसे ही आपका बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और दीपावली के आसपास अक्टूबर के महीने में आप जो पुष्प गुच्छ आपके पेड़ पे लगे हुए हैं, ऐसे आप वो गुच्छों में हो जाते हैं, उनको आप काट के उन टहनियों को अलग करना है, और उसके ऊपर आपको एक छिड़काव करना है। NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, एक आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या वृद्धि नियामक जिसको हम कहते हैं, इसकी व्यवस्था कर ले। और इसको कैसे एक छिड़कना है, आपका पहाड़ी छिड़काव इसमें देना है। आपको 100 लीटर पानी में करीब करीब 20 मिलीग्राम इस NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की मात्रा को घोलना होगा और उसमें पहाड़ी छिड़काव करना होगा। तो इसके साथ साथ इसमें आपको जब इसमें काटें आप, इन स्ट्राइल जो आपके गुच्छे हैं आम में लगे हुए हैं, उनको बंद गुच्छे हैं, तो उसके बाद उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव भी करते हैं, क्योंकि जब काटते हैं तो पौधों में घाव बनते हैं, उनमें जब घाव बनता है कहीं कहीं उसमें फफूंदी के प्रवेश की आशंका बन जाती है, और ये भी आशंका जाहिर की जाती है जो ये स्टेराइल बंध बनते हैं इनमें कहीं न कहीं फफूंदी का भी योगदान होता है। तो इस तरीके से आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपका देसी बगीचा है, लेकिन इसमें भी आप खाद और जो खासकर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका ध्यान रखें, जैसे कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनका छिड़काव आप साल में 2 बार निश्चित तौर पर कर दें। और छिड़काव करने के लिए आपको 100 लीटर पानी में करीब करीब 200 ग्राम जिंक सल्फेट लेना होगा। इसी तरीके से 200 ग्राम कॉपर सल्फेट की मात्रा, लेकिन इनको एक साथ नहीं मिलाएं, आपको इसको अलग अलग बर्ताव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर आपके जो बागान में बंद स्टेराइल रोग की समस्या जो मैं समझ सकता हूं, उससे आप निजात पा पाएंगे। जी, और हमारे साथ जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ लातूर महाराष्ट्र से राजेंद्र पाटिल जी जुड़ चुके हैं, जो फूलों पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका।
आप सवाल पूछें। हाँ हाँ हाँ। जी राजेंद्र जी सवाल पूछिए। हाँ सर जी, सर जी। हाँ बोलिए। हाँ ये बात है, हमारी तरफ बारिश बहुत कम रहती है। जी हाँ, बारिश कम रहने की वजह से ये, हाँ ये और कैसे थोड़ा हमारा ये मराठवाड़ा का एरिया है, अर्थक्वेक का हुए वाला पहले। हाँ, और उसमें ये फूल जो है आए तो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, तो जी। कम पानी में अच्छे फूलों के पौधे कैसे आ। आप किसी पर्टिकुलर फूल का नाम लेना चाहेंगे जो आप जिन फूलों की खेती करते हैं आप? अब हम मराठी में तो उसको झेंडू झेंडू गेंदे का जो कहते हैं, झेंडू का फूल है। जी गेंदे का हाँ, आप खेती करते हैं। हाँ, जी वही फूल के बारे में, और कुछ जी। हम गुलाब के फूल भी ये करते जी हैं। गेंदे और गुलाब की खेती करते हैं लेकिन फूल अच्छे नहीं आते हैं, पानी कम है। डॉक्टर रितु हाँ। इस बारे में आप जी। क्या कहेंगी, खासतौर पर महाराष्ट्र के लातूर जी रीजन के लिए? देखिए, गेंदा और गुलाब एक ऐसी फसल है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और गेंदा अगर लगाते हैं तो ये जो बरसात वाली क्रॉप है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि रेनफेड एरिया होगा तो वहाँ पर जो है इनकी ये जो बरसात वाली फसल है गेंदे की वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैं कहूँगी कि रजनीगंधा के फूल जो हैं जी। वो कम पानी में भी अच्छे उग जाते हैं, और उसको हम दोनों तरह के कट फ्लावर और लूज फ्लावर, मतलब खुले फूल और डंडी वाले फूल, दोनों के तरह से ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी क्रॉप जो होती है फसल पूरा साल भर चलती है, और इसकी हम 2 क्रॉप्स भी ले सकते हैं, रेटून क्रॉप जिसे बोलते हैं, तो वो पूरा 2 साल तक हम एक ही बल्ब से हम इसकी क्रॉप ले सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके तो वो इस एरिया में आप रजनीगंधा की खेती करें तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि इस पर आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी ज़रूर जाएं। जी। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे आपकी जो समस्याओं के जो सवाल हैं और जो चीज़ें हैं उसके निदान मिल पाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हेलो किसान में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं लीची और आम के फसल की तुड़ाई और उसके प्रबंधन के बारे में, और मौसमी फूलों की खेती के बारे में। तो ब्रेक से पहले बहुत अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों ने, किसान भाइयों ने हमसे पूछे। और हमारे साथ डॉक्टर राम आसरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम आसरे जो ख़ास तौर पर आम की फसल की अगर हम बात करें तो आम पे जैसा और लीची पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इन दोनों ही फसलों के ख़ास तौर पर बाज़ार की में पहुंचाने की बात है। तो अभी ब्रेक से पहले जो आपने बताया था कि आम की तुड़ाई तब होनी चाहिए जब हम ये प्रयोग करें, उसको बाल्टी में डालें, और अगर वो उसकी सतह पर तैरता रहे तो वो तोड़ने के लिए तैयार है। और उसमें आम में जो डॉक्टर साहब कालापन नज़र आता है ऊपर, आपने एक आम दिखाया भी था शुरू में, तो वो भी मैं जानना चाहूँगा कि वो कालापन किस वजह से आता है और उसके लिए क्या निदान हो सकता है?
जैसे मैं पुनः आप के सामने ये एक आम बड़ा सुंदर सा पीला इसमें रंग है, लेकिन ये कहीं कहीं इसमें एक ऐसी लकीर सी दिख रही है आपको, ये काली काली सी रेखा। इसमें तोड़ते समय यहाँ जिसका जो डंठल है इसमें एक स्राव होता है, चेप जिसे कहते हैं, आपका सैप जिसे कहते हैं, चेप आपके हमारे ग्रामीण भाषा में एक चेप होता है। तो ये कहीं कहीं इसकी त्वचा को जला देता है, क्योंकि ये करोसिव होता है आपका, इसमें जो है इसकी वजह से इसकी त्वचा जल जाती है। इसके अंदर का जो गुदा है इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी जो आपकी त्वचा है या कहीं इसका जो छिलका है इसके ऊपर बदरंग ये दाग धब्बे आ जाते हैं। इसकी कीमत जो बाजार में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत ही छोटे उपाय के साथ इससे हमारे किसान निजात पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जब तुड़ाई के लिए हाँ वो खेत में पहुंचे तो खासकर उसको देखा जाए कि कैंची से ही तोड़ें। अगर आपकी रीच में है बगीचे में आपके फल, तो उसको डंठल करीब करीब 2 सेंटीमीटर के साथ साथ ही तोड़ें। इसकी लंबाई यहाँ पे जो डंठल होता है 2 सेंटीमीटर रखें और ये देखें कि इसमें कम से कम डंठल, अगर इसको आप बिल्कुल इसकी सतह से तोड़ देंगे तो इसमें चेप बहुत ज्यादा बहेगा और इसके पूरे सतह पे फैल जाएगा और इस पे इस तरीके से धारियां या काले धब्बे बन जाएंगे। तो इससे आपको ये करना है कि हमेशा कैंची के साथ इसको डंठल के साथ तोड़ें। फिर भी जब इतनी सावधानी रखते हैं, कहीं कहीं इसमें स्राव होता है, इसमें कहीं कहीं ये चेप निकलता है, तो इसको आप अलग करने के लिए तुड़ाई के 1 घंटे के अंदर ही आप इसको चूने के पानी से धो लें। चूने के पानी से धोने से इसमें जो आपका इसमें जलने की जो यहाँ पे दाग धब्बे आते हैं इससे छुटकारा मिल जाता है। खासकर चूना जर्मिसाइडल एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। जर्मिसाइडल एक्टिविटीज का तात्पर्य यहाँ की जो आपके रोगाणु या कीटाणु होते हैं उनको भी कहीं कहीं खत्म कर देता है और इसकी जो पकने की प्रक्रिया होती है उसको कहीं कहीं इन्हांस करता है, उसमें गति लाता है, जिससे आपका जो आम का फल है पककर पीला अच्छा रंग देता है। जो एक कॉस्मेटिक अपील होती है, इसके जो आकर्षण होता है फल का वो बढ़ जाता है, जिससे आपको बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे रहे हैं और बड़ा अच्छा आपने बताया कि चूने के पानी से धोने की भी बात हम आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रतलाम मध्य प्रदेश से, दलपत जी। दलपत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं और आपको नमस्कार, अपना सवाल पूछें। जी, मैं ग्राम माधोपुर से दलपत सिंह गुजर बोल रहा हूँ। सर्दी में कुछ जो फूल इस मौसम में होते हैं, तो गुलाब जी, मैं सवाल ये आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। अब मिल रही है आवाज? हाँ जी, पूछें। अरे मैं फूलों के बारे में, जो बारिश के समय में तो फूल गुलाब वाले होते हैं सर जी, और एक होते हैं अपने जो हजारी गल के, इसका जो आपकी कोई अंग्रेजी परिभाषा का नाम हम नहीं जानते, और एक फूल वो होता है जिसमें पीलापन होता है और बीच की जो डंडियां होती है वो लाल निकली हुई होती है जी। तो इसके बारे में जानना चाहता हूं कि इसको क्या नाम से जाना जाता है। तो हजारी गल, जो अपनी मालवी भाषा में हजारी गल कहते हैं। आपका पूरा एक बार सवाल हम तक अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाया। अगर आप संक्षेप में अपने सवाल को एक बार दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये पूछना हूँ, जैसे गुलाब वाली किस्म एक तो होती है गुलाबी कलर की और एक होती है ऑरेंज जी। तो इसके लिए ऑरेंज का पौधा भी मिल सकता है, और एक जो होता है गेंदा जो पीला होता है, और एक थोड़ा सा रेड कलर का पीला होता है जी। तो इसके बारे में मैं खेती करना चाहता हूं, तो इसका बीज मुझे कहां से मिल सकता है या पौधा मिल सकता है? क्या तीनों को बताया मैंने, तो ऑरेंज वाली गुलाब, और एक जो पीला होता है गेंदे का, और एक होता है रेड वाला, थोड़ा सा हल्का चेरी रेड ऑरेंज टाइप। जी, आपका सवाल पहुंच गया है जी मैडम। जी, ये जो गेंदे की आप बात कर रहे हैं, गेंदा एक तो आप पीले वाला बोल रहे हैं, तो पीला वाला जो है हमारी कुछ वेराइटीज़ हैं पीले रंग की, वो हैं पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, कलकतिया गेंदा, जिसे लड्डू गेंदा भी हम कहते हैं। उसके अलावा अफ्रीकन जायंट येलो, टॉल येलो वेराइटी है। तो ये तो है हमारी अफ्रीकन टाइप के गेंदे। जो आप लाल तरह के गेंदे की बात कर रहे हैं, वो लाल रंग का गेंदा जो होता है वो फ्रांसीसी गेंदा या फ्रेंच गेंदा बोलते हैं, उसको जाफरी भी कहते हैं। तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जाफरी की भी, और साथ ही साथ हमारे पूसा इंस्टीट्यूट की एक वैरायटी है पूसा दीप नाम से, और उसके लाल रंग के ही फूल होते हैं गेंदे के।
और जहाँ तक और ये इसका बीज जो है पूसा दीप का और पूसा बसंती, पूसा बहार, पूसा नारंगी, इनका बीज आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे संस्थान से आपको मिल सकता है। हमारे संस्थान में आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही आपके गुलाब की, तो गुलाब के जो हैं, गुलाब सिर्फ लाल या गुलाबी या ऑरेंज रंग के ही नहीं होते, गुलाब सभी तरह के होते हैं, लाल पीला गुलाबी, संतरी, तो इस और मरून। तो ये जो गुलाब है, अगर आप गुलाब लगाना चाहते हैं तो गुलाब को आप पौधे से लगाइए। अब क्योंकि आप हाइब्रिड गुलाब की बात कर रहे हैं तो वो पौधे से लगेगा, बडेड चश्मा चढ़ा हुआ पौधा। ये आपको नर्सरी से भी मिल सकता है, ये आपको पूसा संस्थान से भी मिल सकता है, ये आपको आपकी किसी वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको मिल सकता है। आपके कोई रीजनल स्टेशन है आपके आसपास में यूनिवर्सिटी का, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, तो वहाँ से भी आप ये पौधा ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। और अब हम रुख करेंगे डॉक्टर राम आश्रय साहब का। हम लीची के बारे में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लीची का भी ये बहुत एक पीक सीज़न चल रहा है और हमारे किसान भाई लीची के उत्पादन में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो लीची की तुड़ाई, उसका बेहतर उत्पादन और उसका बाजार तक पहुंचाना और एक अच्छा उसको दाम मिले, उसके लिए किन खास बातों का ध्यान हमारे किसान को रखना चाहिए? देखिए, मैं एक अहम बात पर चर्चा कर रहा था। आम में जो स्राव दाव होता है उसमें चूने की पानी की प्रयोग की बात की, वो अधूरी रह गई थी उसमें। यहाँ पे मैं अपने किसान बताना चाहूंगा कि उसमें जो आपका घोल बनाएंगे उसमें कितना चूना डालना है, ये खासकर अहम बात छूट गई थी, तो यहाँ मैं पूर्ण करना चाहूंगा इस पे। आप 2% घोल आप चूने का बना सकते हैं। आपका मतलब अगर 100 लीटर पानी में आपका बर्ताव करना है तो उसमें 2 किलोग्राम चूना डाल लें, तो इसमें आपका घोल तैयार हो जाएगा। और घोल आप किसी धातु के बर्तन में ना तैयार करें, खासकर जो इसमें व्यावसायिक तौर पर इसका शोधन करते हैं वो कहीं न कहीं आपकी सीमेंट और ईंट की एक हौदी बना लेते हैं जिसमें पानी भरा होता है, उसमें इसे डाल के उसको धोते हैं और धोने के बाद निकालते रहते हैं। करें बहुत ही सस्ते और सरल उपाय के साथ, हमारे किसान भाइयों के लिए थी सूचना। इसके बाद हम सीधे आते हैं, आपने लीची पे जो सवाल किया, लीची को किस तरीके से हम आपके बागान से तोड़ें और विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए बाजार में उतारें जिससे हमारे किसान भाइयों को उचित दाम मिल सके। तो सबसे पहली बात होती है लीची में, ये अगर लीची का हम तुलना करें आम से, आम हम पहले ही तोड़ देते हैं इसमें रंग आने से पहले, लेकिन लीची एक ऐसा फल है जिसको कि डाल पे ही रंग आने देना है। अगर आप इसको हरी अवस्था में तोड़ लेंगे तो फिर ये आपका गुलाबी या बहुत पिंक कलर का या लाल सुर्ख नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारे किसान भाई इस चीज़ को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा आप इस माध्यम से कि हमेशा इसमें पूर्ण रंग विकसित हो जाने पे से ही आप पेड़ से इसकी तुड़ाई करें। और तुड़ाई करते समय आप एक एक इंडिविजुअल या एक एक फल को नहीं तोड़ें, हमेशा लीची गुच्छों में तोड़ी जाती है और एक गुच्छे में करीब करीब 20 से लेके 50 या 100 तक फल रखते हैं। लेकिन इसमें जो अमूमन देखा गया है, अगर 20 से 30 नंबर जो है संख्या अगर फलों की है एक गुच्छे में, तो उसको अगर हम डंठल सहित बांधते हैं और डंठल की लंबाई भी करीब करीब हम 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और इनमें करीब करीब प्रति डंठल में 3 से 4 पत्ते लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी तुड़ाई करें और तुड़ाई करते समय बड़ी सावधानी बरतें। अगर इसमें कहीं खास खरोच या चोट इत्यादि आती है तो इसमें सड़ाव बहुत ही जल्दी शुरू होता है। हाँ, और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो आपका लीची का रंग होता है जिसके ऊपर हल्के हल्के ट्यूबरकल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो बड़े आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं लीची की कीमत दिलाने के लिए। अगर वो कहीं न कहीं काले पड़ने लग गए या उसका रंग बदरंग होने लग गया तो आपकी कीमत आधी रह जाती है। तो इसके लिए क्या करना है हमारे किसान भाइयों को, लीची को हमेशा तोड़ने के बाद ऐसे माध्यम ले जाएं जिसमें नमी बरकरार रहे। अगर एक बार ये सूख गई, इसमें नमी का प्रतिशत आपका 85% के आसपास से कम आ गया, जिसे कहते हैं अपेक्षित आर्द्रता, तो इसका रंग बदरंग होने लगता है। तो ये निश्चित तौर पर ये ध्यान रखें कि अगर आप दूर दराज के बाजार में उतार रहे हैं तो इस तुड़ाई के सावधानी के साथ साथ आपको आर्द्र दशा में लीची को पहुंचाना होगा और तापक्रम रखना होगा 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे आप कुछ ऐसे बैन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर से आपको लीची लानी है दिल्ली तक, तो आप
साधारण या ऑर्डिनरी वैन में या ट्रक में नहीं ला सकते, उसको शीतित जो वैन होती हैं जिसमें व्यवस्था होती है आर्द्रता को ही बनाए रखने की, उसमें ही लाएं। तो ऐसी दशा में ये बड़ी ताज़ो दशा में आती है और आपको ऊंची कीमत मिलती है। हाँ, यहाँ इसमें कहीं न कहीं आप थोड़ा बहुत अपने बगीचे के स्तर पे भी कुछ उपचार कर सकते हैं। जैसे आपने तुड़ाई के बाद जो आपने गुच्छे बना लिए या बंच बना लिए लीची को, उनको आप साइट्रिक एसिड 2% का घोल बना लें। आप साइट्रिक एसिड आप बाजार से ना लाएं तो आपका जो नींबू होता है सीधा सीधा आप अपने बगीचे से नींबू तोड़ें और उसका रस निकालें और आप पानी में उसको डाल लें। उसमें लीची को करीब करीब 5 मिनट के लिए डुबो दें। सो उससे आप जब उसको लीची को ले जाते हैं दूर दराज में तो उसका रंग काला पड़ता नहीं है, या जो उसकी रंग बदलाव की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। उसकी जो वैज्ञानिक वजह यह है कि जो इसमें एंजाइम जो सक्रिय हो जाता है इसका रंग बदरंग करने के लिए साइट्रिक अम्ल जो या आपका नींबू का रस डालेंगे, उससे उसकी जो क्रिया विधि धीमी पड़ जाएगी। आपको बाजार में लीची पहुंचाने का अच्छा वक्त मिल जाएगा बिना इसका रंग गमाए हुए। तो ये कुछ खास सावधानी बरतनी है, कैसे उसको तोड़ें, कितनी आर्द्रता रखें, कितना तापक्रम रखें और किस दशा में बाजार में लीची को उतारें जिससे आपको अच्छी कीमत मिले। डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा आपने जानकारी दी और बड़े पूर्णता से, एक समग्रता से आपने जानकारी दी। हमारे साथ हमारे एक और कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो। हाँ सर। जी पिंकी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी हाँ जी पिंकी, आपको नमस्कार, आप सवाल पूछें। सर, मैं गेंदा की नर्सरी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी सर। जी मैडम, डॉक्टर रितु सर, मैं गेंदा की नर्सरी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि बरसात के लिए उसकी नर्सरी कब डलेगी? जी, गेंदे की नर्सरी के बारे में। गेंदे की नर्सरी डालने के लिए जून और जुलाई का महीना ही सबसे सही महीना है। जून में ही हम जनरली इसकी नर्सरी हम डाल लेते हैं, तो अभी भी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए आपको कितने एरिया में वो लगाना है, उसके लिए सीड रेट है। अगर आपको 1 एकड़ में लगाना है तो 400 ग्राम सीड जो है गेंदा का इस्तेमाल होता है। बीज को लेकर सबसे पहले आप बीज को उपचारित करें। थीरम या कैप्टाफ से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें और बीज को उपचारित करने के बाद आप ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। कम से कम ज़मीन से 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच ऊंची उठी क्यारी हो, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात में पानी भर सकता है। और नर्सरी जब भी बनाएं हम हमेशा ऊंची उठी हुई क्यारियों पे ही बनाएं, ताकि हमारे जो बीज हैं या जो पौधे हैं उनमें एक उकटा रोग हो जाता है वो ना हो, डैम्पिंग ऑफ जिसे बोलते हैं वो ना हो। इसलिए हम ऊंची उठी क्यारियों पे ही नर्सरी लगाएंगे। और नर्सरी की जो बेड की लंबाई है, क्यारी की लंबाई आप कुछ भी रख सकते हैं, पर क्यारी की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर ही दीजिए, ताकि उसमें हम निराई और जो खरपतवार निकाल सकें आराम से और पानी भी आराम से दे सकें। तो उसको बीज को लगाने के लिए आप उसमें 2 सेंटीमीटर की गहराई पे बीज को लगाएंगे और बीज लगाने के बाद क्यारियों में लाइन लगाकर, पंक्ति बनाकर बीज डाल दीजिए। और उसके बाद उस पर जो हमारी ये गोबर की खाद है या फिर हमारा कोई सड़ी हुई पत्तों की खाद है, ऐसे उसका मिश्रण जो है वो बीजों के ऊपर ढक दीजिए और उसके बाद उसे सूखी हुई घास से ढक दें। घास से ढकने के बाद आप धीरे धीरे उसे फव्वारे से पानी दें और उसकी सिंचाई करें और हर दूसरे दिन इसकी सिंचाई करें और थोड़े थोड़े पानी से सिंचाई करें। ये ध्यान रखें कि पानी जो है वो ज़्यादा नर्सरी में ना दिया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी दिया तो उससे हमारे जो पौध है वो सड़ सकती है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी पानी का प्रबंधन और जो रोगों से बचाने के लिए भी आपने जो क्यारियों को ऊंचाई पर बनाने की बात की, बहुत आसान शब्दों में डॉक्टर रितु ने आपको आपके नर्सरी और गेंदे की जो खेती आप करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद हेलो किसान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मौसमी फूलों की खेती और आम और लीची की तुड़ाई और प्रबंधन की। हमारे साथ हैं डॉक्टर राम आसरे, जो हमें बहुत उम्दा जानकारी दे रहे हैं आम और लीची के विषय में। और हमारे साथ डॉक्टर रितु जैन लगातार बनी हुई हैं, जो हमको मौसमी फूलों की जानकारी दे रही हैं। डॉक्टर राम आसरे, आम क्योंकि एक इस समय आम चर्चा का विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अब खपत जो है बाज़ार में आने वाली है और किसान को उसको बहुत हिफाजत के साथ अपने बाज़ार तक पहुंचाना है और उसको सही कीमत भी मिले, उसके लिए भी पूरे इंतज़ाम किसान भाई कर रहे होंगे। तो इसमें आप क्या एहतियात बरतने की सलाह देंगे कि किसान जो बाज़ार तक आम की फसल पहुंचाएं वो सही तरीके से पहुंचे और उनको पूरा फ़ायदा मिले? निश्चित तौर पर एक बार पुनः हम रुक करते हैं आम की तुड़ाई के बाद जो अहम समस्याएं होती हैं, जैसे कि मैंने पहले स्राव दाह की बात की। अब हम एक दूसरी अहम समस्या जो हमारे किसान भाई या दूसरे जो सारी एक श्रृंखला जुड़ी है आम के व्यवसाय से, वो कहीं न कहीं रोज दो चार होती है उससे, और हम घरों में भी कहीं न कहीं इसका अनुभव करते हैं। जैसे कि आम का जो भंडारण का तापक्रम है एक निश्चित है। अगर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अगर इसको हम भंडारित करेंगे तो ये बहुत अच्छे समय तक टिकता है। करीब करीब हम 20-21 दिन तक इसको रख सकते हैं शीत गृह में, कोल्ड स्टोरेज में। अगर भंडारण की दशा 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम और करीब करीब 85 से 90% इसमें आपेक्षिक आर्द्रता हो। लेकिन अगर आपने तापक्रम नीचे कर दिया, कहने का तात्पर्य है आपका 8 डिग्री सेल्सियस है या 10 के आसपास, तो इसकी दशा सारे आपका आम की ऐसी हो जाएगी। बहुत सुंदर आम था, लेकिन इसमें चिलिंग इंजरी, आपका शीत क्षति हो गई, जिससे कि आप देख रहे इससे पूरा जो है बदरंग पड़ गया है सुंदर आम। जैसे हमारे घरों में भी हम आम लाके अपने फ्रिज में रख देते हैं और ये देखते हैं कुछ दिन बाद काला पड़ जाता है। इसके अंदर का गूदा बिल्कुल इंटैक्ट है, ये बहुत ही स्वस्थ है, सुरक्षित है। इसके जो पोषण क्षमता है या पोषण की गुणवत्ता है उस पर कोई असर नहीं आता, लेकिन इसका जो रंग रूप है बहुत बदरंग हो जाता है। तो व्यवसाय में तो ये तो बात चलने वाली नहीं है। बाजार में आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा आम बहुत ऊपर से बदरंग है लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है, ये तो कोई आपकी बात मानने वाला नहीं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कहीं भी इसका परिवहन करते हैं, अगर शीत युक्त गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे रीफर वैन कहते हैं, या अगर आप अपने निजी स्तर पे इसका भंडारण करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसमें ये वाली समस्या ना आने पाए, क्योंकि अगर भंडारण की दशा आप सही नहीं रखेंगे। इसके अलावा एक आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे हाथ में सफेद आम है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, सफेदे पे हम चर्चा जारी रखेंगे। एक किसान भाई आपसे ही कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आम से जुड़ा हुआ। हेलो
हेलो जी सर। आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है गौरव जी? जी सर पहुंच जी, मिर्जापुर से गौरव जी आपका स्वागत है, आपको नमस्कार, आप सवाल पूछें। सर ये हमको आम लगवाना है सर और पपीता की खेती करवाना है सर हमें। जी। तो सर हम सोच रहे हैं कि पपीता हमको छोटा वाला पौधा लगवाना है सर। जी। और बड़ा पपीता हो, छोटा पेड़ का हो। गौरव जी, हमारी चर्चा आम पर भी हो रही है इस समय, तो कोई आम से जुड़ा भी सवाल है आपका? जी सर, आम का मतलब थोड़ा लंबा पेड़ हो सर, मतलब छोटा खंड में आम भी हमको लगवाना है सर। बढ़िया कोई बीज हो तो बताइए सर। अच्छा, आपका आप मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, तो आपके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर राम आश्रय आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी अच्छी वैरायटीज हो सकती हैं जो उत्तर प्रदेश में गौरव जी अपने बगीचे में लगा सकें। देखिए, मिर्जापुर बनारस के बहुत ही निकट ही स्थित है और खासकर बनारसी लंगड़ा अपने आप में बहुत ही उम्दा आम है। इसकी वैरायटी बहुत ही प्रचलित है, तो निश्चित तौर पर पहली जो पसंद जाएगी लंगड़ा की। लंगड़ा के बाद दशहरी है, चौसा है, ये सारी कुछ प्रजातियां चलती हैं। हाँ, अब आधुनिक दौर में कहीं कहीं हमारी संकर प्रजातियां आएंगी जो कि प्रति साल आपको फलन देती हैं। कहीं कहीं हमारी जो पहले वाली प्रजातियां हैं, खासकर बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, दशहरी है, लंगड़ा, चौसा, उसमें एकांतरण होता है। एक साल फल देती है, दूसरी साल उसमें फल नहीं आता। लेकिन हमारी जो अभी संकर प्रजातियां आ गई, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, ये प्रति साल आपको अच्छी फलत दे जाती हैं। आपकी पूसा सूरा है, पूसा पीताम्बर है, ये प्रजातियां बहुत ही उम्दा किस्म की हैं, इनको भी लगा सकते हैं। और मैं कहीं कहीं हल्का सा सुन पाया कि गौरव जी पपीते के बारे में भी बात कर रहे थे। ये पपीते की भी अगर यहाँ पे अपनी खेती करना चाहते हैं तो इनका क्षेत्र बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से पपीते की खेती के लिए अच्छा है, क्योंकि पपीते में सबसे बड़ी समस्या होती है आपकी जो फ्रॉस्ट बाइट, या जो जब पाला पड़ता है तो ये कहीं न कहीं पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जैसे दिल्ली के आसपास ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप कमर्शियल तौर पर या व्यावसायिक तौर पर पपीते की खेती करें, क्योंकि यहाँ बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन इनके यहाँ दिल्ली की तुलना में इतनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, तो ये पपीते की खेती कर सकते हैं। और पपीते की खेती करने के लिए आपका पूसा नन्हा प्रजाति बहुत ही अच्छी प्रजाति है। उसका जो फल का आकार बहुत बड़ा होता है और पौधे की हाइट बहुत छोटी होती है, की ऊंचाई बहुत छोटी, इसलिए हम उसको कहते हैं पूसा नन्हा। नन्हा मतलब ड्वार्फ वैरायटी है, तो उसका चुनाव कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ का जो क्षेत्रीय केंद्र है आपके बिहार में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का समस्तीपुर में, तो वहाँ से भी ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कहीं न कहीं संबंध रखते हैं दिल्ली में, तो यहाँ दिल्ली से भी आप पूसा नन्ना का बीज प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पपीता लगाने के लिए मैं आपको यूँ आगाह करूँगा कि आप अभी से इसकी नर्सरी डाल दें और नर्सरी लगाएं आपकी दीपावली के आसपास। दीपावली के आसपास जब नर्सरी इसकी लगाते हैं पपीते की, तो पपीते में ये देखा गया कि जब अक्टूबर या नवंबर, खासकर नवंबर के महीने में जो रोपाई की जाती है, तो उसमें जो आपके नर पौधों की संख्या कम हो जाती है और मादा पौधों की संख्या बढ़ जाती है। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, इसके पीछे बहुत बड़ी विज्ञान है और कहीं कहीं इससे सीधा तात्पर्य है कि आपका लगाते समय तापक्रम क्या है आपके उस दौरान जब आप इसकी रोपाई कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपका लिंग भेद में अपना स्थान। डॉक्टर साहब, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जोरावर सिंह साहब गुना मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे किसान भाई। जोरावर जी आप अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपन गेंदे की खेती करते हैं और काफी दिनों से करते आ रहे हैं, तो उसमें जैसे नहीं ये पेड़ में जड़ कम बनती है उसमें जी, तो उसके लिए क्या दवाई डाली जाती है? जी डॉक्टर रितु, जो गेंदे की जड़ जो है वो बहुत विकसित नहीं हो पाती, इनका सवाल। जी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप गेंदे की रोपाई करते हैं तो उसको रोपाई करने से पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो तैयारी करते हुए अगर उसमें अच्छे से 30 से 40 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छे से गली सड़ी गोबर की खाद डालें और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम 200, 100 और 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। और जो नाइट्रोजन है आपका, उसको हमें 2 भागों में डालना है। मतलब आधी नाइट्रोजन जो है वो हमें खेत की तैयारी के समय देनी है और उसके बाद जो है आधी नाइट्रोजन जो है हमें 45 दिन के बाद हमें डालनी है। तो उससे क्या होगा, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी निराई गुड़ाई समय पे करनी है और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि जड़ बनने में कुछ समस्या हो रही है तो आप इसमें ह्यूमिक एसिड आता है, एक ह्यूमिक एसिड का भी आप इसको ड्रेंच कर सकते हैं या ह्यूमिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमिक एसिड आराम से इसी नाम से मिलता है। हाँ, ह्यूमिक एसिड बाजार में मिल जाता है। और अगर आप पौध भी लगाते हैं तो ह्यूमिक एसिड के घोल में ही अगर उसको डुबो कर उसको लगाएं तो भी आप जड़ें उसमें डुबो के लगाएं तो भी आपको बहुत अच्छी विकसित जड़ें जो हैं उसकी पौधे की मिलेंगी। जी, और मैडम अभी जो हम मौसमी फूलों की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे भी फूल हैं जो इस मौसम में लगाए जा सकते हैं और जो पूरे साल भर जिनकी खेती की जा सकती है, तो उसके बारे में भी आप कुछ यहाँ पर सलाह देना चाहिए। जैसे हम कमर्शियल फ्लावर क्रॉप्स की बात कर रहे थे, वाणिज्यिक फूल जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस समय सही समय है गुलदाउदी लगाने का। गुलदाउदी की कटिंग तैयार हो चुकी है, उनकी कटिंग जो है हमने जड़ बनने के लिए तैयार करने के लिए डाल दिया है और अगले महीने जुलाई के महीने में उनको खेत में लगाया जाएगा, उनका रोपण किया जाएगा। तो गुलदाउदी जो है ये हमारी कट फ्लावर और लूज फ्लावर यानी कि डंडी वाले फूल और सूखे जो हमारे खुले फूल हैं दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप इस समय अगर हमने कटिंग तैयार नहीं की है तो भी अभी सही समय है कि हम गुलदाउदी की कटिंग जो है वो तैयार कर लें। और कटिंग में जड़ बनाने के लिए हम कटिंग लेंगे कुछ 4 से 6 सेंटीमीटर की कटिंग लीजिए और उसके बाद उसमें नीचे IBA या सेरेडेक्स कुछ एक रूटेक्स हार्मोन आता है, उसमें डिप करके आप उसे प्रोट्रेज में लगा सकते हैं या आप किसी क्यारी में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो उसकी 1 महीने के तकरीबन 28 से 30 दिन के अंदर जब उसमें जड़ आ जाएगी तो जड़ आने के बाद हम उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, खेत में रोपित कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी, क्योंकि ये गुलदाउदी एक ऐसी फसल है जिसमें कि पानी अगर खड़ा हो जाए तो पूरी फसल जो है ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग निचले स्थान पर जिनकी खेत हैं वो
ऊंची क्यारी, ज़मीन से ऊंची उठी क्यारी में गेंदा गुलदाउदी लगाएं, और जिनकी ऊंची सतह पर भूमि है वो लोग प्लेन बेड्स में भी इसको लगा सकते हैं। और पानी की निकासी का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें कि गेंदे में अगर बारिश हो तो पानी को बिल्कुल भी खड़ा ना होने दें, अन्यथा आपकी जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। जी, पानी हमेशा उसका बहाव रहे और पानी जमा ना होने पाए। जी 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 जी। हम आप रोक करेंगे डॉक्टर रामाश्री साहब का, जो हमको आम और लीची की फसल से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। आम में हम कभी कुछ समस्याओं का जिक्र कर रहे थे, उसमें एक समस्या और भी है, जैसे मैं आपको पहले भी एक इंगित कर चुका था, ये आप का सफ़ेदा हमारे दक्षिण भारत का अहम आम है, और एक आने वाले समय में ये इसका बाजार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और इसका बड़े आपका हर्ष का विषय है कि ये सफ़ेदा दूसरी हमारी प्रजातियां हैं उनसे कहीं न कहीं टक्कर ले रहा है। खासकर जैसे हमारी अल्फांजो की वैरायटी, इसका काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, वो जानी जाती है आपका निर्यात करने के लिए। लेकिन अब कहीं न कहीं सफ़ेदा भी हमारा अपना जगह बना रहा है। इसकी हमारे किसानों को कहीं न कहीं खेती पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इसकी विदेशी बाज़ार जो है उसमें काफ़ी मांग बढ़ रही है। ये बड़ा एक नया ट्रेंड अभी आया है, और इसमें देख रहे हैं आप कहीं न कहीं एक ये जगह जगह पर इसमें लेंटिसल, जहाँ पर ये हल्के हल्के दाने से दिख रहे हैं यहाँ पे काले काले, तो उसकी वजह है कि इसको अगर आपने सही तापक्रम नहीं बनाया, अगर आपका बहुत ज़्यादा गर्मी में भी पड़ा रहा और इसके बाद आप इसको भंडारण में ले गए जहाँ की आपका तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इसके हल्के हल्के छिद्र हैं, जैसे हमारे आपके हाथ में रोम होते हैं, रोम के पास छिद्र होते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी छिद्र हैं इसकी त्वचा पे, और इसके छिलके पे समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, तो अगर आप संक्षेप में अपनी बात को। मैं संक्षेप में ही कहूंगा कि इसको भी ज्यादा तापक्रम या कम तापक्रम पे ना रखें, हमेशा सही तापक्रम पे इसको बनाए रखें, जिससे कि इसमें आपका लेंटिसल ब्राउनिंग या जो इसमें छिद्र के जो इसमें बदरंग हो रहे हैं उसकी समस्या नहीं आएगी, और आपको अच्छी कीमत मिलेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋतु जैन और डॉक्टर रामाश्री साहब, आप दोनों का हमारे किसान भाइयों को तमाम आपने उम्दा जानकारी दी, सवालों के जवाब दिए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो अगला विषय है जिस पर हम हेलो किसान में चर्चा करेंगे, हमारा अगला विषय है फूल गोभी की अगेती खेती और फसलों पर टिड्डी का प्रभाव और रोकथाम। तो इससे जुड़े आपके जो भी सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो आप हमको मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप और इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पर हेलो किसान टाइप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो किसान आप टाइप करेंगे हिंदी में, और आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको तमाम जानकारियाँ वहाँ मिलेंगी, और आप अपने भी जिज्ञासाएँ साझा कर सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का हमारा आप नंबर नोट कर सकते हैं 1800-11-3060, जो सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। और आप अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं और जिन विषयों को आप सुनना चाहते हैं वो वहाँ पर अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।